प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वैसे मैं छत्तीसगढ़ में 5वीं बार बोल रहा हूँ और पूरे देश भर में बोल चुका हूँ, लेकिन आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो थोड़ा अलग तरीके का है। उसमें हमारी एक देशव्यापी, जैसा चेयरमैन सर ने बोला कि विश्व की पहली कंपनी है जो इस सेक्टर में काम करना चाहती है। अड़चनें बहुत सारी है। पिछले 70 साल में हमारे सामने जो भी समस्या आई, वो समस्याओं का समाधान पिछले 70 साल में हम लोग नहीं कर पाए, और आज हम देखते हैं तो लगता है समस्याएं कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। मेरे बड़े भाई ने अभी एक बात बताई गुजरात से, करासिया साहब ने, कि हमें दिया नहीं, जो था वो भी ले लिया। और मान्यवर मैडम ने भी बात बताई कि राज्यपालों के सामने क्या समस्या है। जहां तक 5वीं अनुसूची की बात हम करते हैं तो पहला बिंदु है राज्यपाल को विवेकाधिकार है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। राज्यपाल को विवेकाधिकार है, लेकिन मैडम ने ही बताया कि 3 ही राज्यपाल आदिवासी अभी तक बने, 3 ही। और जो भी राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। एक भाई ने पिट्ठू भी बोला, अभी बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने बाद में बोला। प्रतिनिधि, एजेंट, जो एजेंट होता है वो विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेगा क्या? नहीं करेगा। फिर वो कौन सी पृष्ठभूमि से आता है? पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से आता है। राजनीति से जिसको रिटायरमेंट करना होता है वो राज्यपाल बना दिया जाता है। और राजस्थान का तो बहुत बड़ा अनुभव है। मिस्टर कल्याण सिंह जी राज्यपाल बने थे। राज्यपाल रहते हुए पार्टी की मीटिंग में चले गए। आपने अखबार में भी आया होगा, सुना होगा। और राज्यपाल बनने के बाद कोई जाता भी नहीं है पार्टी की मीटिंग में, वो वापस चले गए। जब राज्यपाल की यह हालत है तो वो क्या अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेंगे? सीधी सट बात, विवेकाधिकार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एनुअल रिपोर्ट, सेकंडली बात है एनुअल रिपोर्ट की। आप हर एक राज्य में रिपोर्ट आप इसको हासिल करने का कोशिश करेंगे तो कई राज्यों में एनुअल रिपोर्ट ही नहीं भेजी। रिपोर्ट आगे जाकर के सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, मैडम ने बोल दिया, कचरे के डिब्बे में। लेकिन कई राज्यों की तो हालत यह है कि रिपोर्ट भेजी ही नहीं राज्यपाल ने। तो कहने का मतलब यह है कि जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनली पावर है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से आते हैं। पॉलिटिकल पृष्ठभूमि की बात करें, उसमें तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है आदिवासियों के संदर्भ में। 1951 में हमारी नसबंदी हो गई। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2020। कितने साल हो गए? एग्जैक्ट 70। 5वीं अनुसूची के प्रावधान में सेंधमारी किया चुनाव ने। ये ध्यान रखिए, चुनाव की वजह से ही 5वीं अनुसूची के प्रावधानों में सेंधमारी हुई। चुनाव के लिए एक व्यक्ति प्रतिनिधि होना जरूरी है हमारा, वो हाईकमांड तय करता है, इसलिए सेंधमारी हुई। हाईकमांड हमारा नहीं होता है, हाईकमांड के द्वारा निर्देशित व्यक्ति होता है, वो हमारा प्रतिनिधि होता है। और
वही व्यक्ति टीएससी में जाता है तो हाई कमांड कहेगा वैसा काम करेगा, हाई कमांड के ऊपर जाकर के कभी काम नहीं करेगा, तो 5वीं अनुसूची का इंप्लीमेंट होगा कैसे? टीएससी में अपनी स्वतंत्र आवाज रखेगा कैसे? और वही लोग बाद में राज्यपाल बनते हैं। ये तो गनीमत मानिए 3 तो बना ही दिए और तीनों अच्छे बोलने वाले हैं, फिर भी बोलते बोलते कभी जो बोलना चाहते वो भी नहीं बोल पाते। मैडम को मैंने 5वीं बार सुना है, अच्छा बोलते, और कई सारी ऐसी बातें हैं जो दूसरे राज्यपाल बोलने से कतराते हैं, बोल दिया, बोलते भी हैं। बहुत सारी बातें उनकी कोट करने लायक है। तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने जो बताई, विवेकाधिकार। दूसरी, राज्यपाल एनुअल रिपोर्ट है वो भेजते नहीं है, भेजते हैं तो सामने वाला स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सामने वाला है वो भी पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से आता है। और कई राष्ट्रपति देश ऐसे होते हैं जो उनसे भी निचले दर्जे के लोग होते हैं, इनके आगे लोटपोट होते हैं। सही बोला गलत? कुछ ज्यादा गलत तो नहीं बोल दिया? अब क्या होगा आप खुद समझ लीजिए। जिसके पास रिपोर्ट जा रही है वो भी लोटपोट हो रहा है किसी के और दूसरे के आगे, और जो रिपोर्ट भेजता है वो भी पॉलिटिकल आदमी है, और पॉलिटिकल तो है ही है, लेकिन वो हाईकमांड के निर्देशित पॉलिटिकल है, और हाईकमांड हमारा नहीं है। कैसे काम होगा? यह समस्या है बहुत बड़ी। और आगे हम बढ़ते हैं टीएससी की। टीएससी में राज करने वाली जो पार्टी होती है उसी के प्रतिनिधि होते हैं। टीएससी का चेयरमैन हमारा नहीं होता। मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि चेयरमैन है वो चाहता है वही होता है, नेता कहते वो नहीं होता। इसका मतलब है वहां पर भी नसबंदीकरण हो गया, और इसके लिए मैडम ने ही सुझाव दिया कि नॉन पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और नॉन पॉलिटिकल भी ऐसा होना चाहिए कि पहली से 12वीं कॉलेज लेवल की तरफ पढ़ाई है वो आदिवासी की होनी चाहिए। और आजकल हम पढ़े लिखे लोगों की हालत क्या है? हम हमारे समाज को तो बेवकूफ गिनते हैं, दूसरे समाज को श्रेष्ठ मानते हैं। यही ऊंच नीच का भाव हमारे अंदर घुस गया। हम आदिवासी कहां रहे? आदिवासी वो होता है जो समानता के नियम को फॉलो करता है, प्रकृति के नियम को फॉलो करता है, वो मनुष्य सृजित नियम कायदे को फॉलो नहीं करता। और मनुष्य सृजित नियम कायदे को फॉलो करने वाले लोग धार्मिक होते हैं, और हम सब धार्मिक हैं, मनुष्य सृजित नियम कायदे को फॉलो करते हैं। वो लोग कैसे आदिवासी के साथ में न्याय कर सकते हैं? ये बात मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझिएगा। अब हम और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। पार्लियामेंट का कोई भी कानून डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता शेड्यूल एरिया में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है। इसके बावजूद क्या हो रहा है? गुजरात की बात करें, हमारे बड़े भाई बता रहे थे, डांग जिला, आपने किस किस ने नाम सुना? डांग जिला, हाथ ऊंचा करिए जा। आज भी भील राजा है वहां, जिनको कुछ राशि स्वरूप कुछ मिलता है। आज भी वो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तो इन धार्मिक लोगों ने तुम्हारे छत्तीसगढ़ में शबरी नदी भी है या मंदिर भी है शिवरी नारायण का, वो शबरी वहां पर भी बिठा दी 2006 में, और वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। और रही सही कसर कई सारे और दूसरे धार्मिक लोग थे, उन्होंने कर दी। और उसी का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है सापुतारा, उसको नोटिफाइड एरिया बनाया। अभी जैसे भाई ने बताया तो नर्मदा डैम के नीचे जो सरदार सरोवर बनाया, सरदार सरोवर का जो सरदार का जो स्टैचू बनाया, उसको भी नोटिफाइड एरिया घोषित किया, कानून बनाया। शेड्यूल्ड एरिया को विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लेकर के शेड्यूल्ड एरिया के अंदर नोटिफाइड एरिया बनाया।
यह संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है। और आज तो हालत यह हो गई है कि हमारे देश में लोग संविधान को ही नहीं मानते। उन परिस्थितियों में हम क्या करें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर संश्लेषण विश्लेषण होना चाहिए, आम राय बननी चाहिए कि भारत का आदिवासी अपने आप को जिंदा कैसे रखे, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन कैसे अवेयर कर रखे, सुरक्षित रखे। हम जो बोल रहे हैं वो भी आने वाली पीढ़ी बोल पाएगी नहीं बोल पाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सच बोलना ही कठिन है। सच तो तब बोलोगे जब सब जानोगे। इस देश में राज करने वाले जो लोग हैं वो झूठ की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग झूठ की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं वो कभी भी सच स्वीकार नहीं कर सकते। और यदि आप सच को स्वीकार नहीं करते तो आदिवासी नहीं आप, ये बात ध्यान रखनी होगी। जब गुजरात में नोटिफाइड एरिया के नाम पर 2 आदिवासी के बहुत बड़े प्रधान केंद्रों पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने और बोलने तक नहीं दे रहे, ऐसा ही हमारे राजस्थान में भी हुआ, ऐसा ही मध्य प्रदेश में हो रहा है, ऐसा ही गुजरात आपका इस पूरे बेल्ट में हो रहा है। नाम लेने की जरूरत नहीं। वेदांता जजमेंट कंद आदिवासी कोंड आदिवासियों के बारे में आया, आप सबको मालूम है। आने के बावजूद क्या हुआ, समता जजमेंट आने के बावजूद क्या हुआ। एक बहुत बड़ी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 5th शेड्यूल में है कि आदिवासी की जमीन नॉन ट्राइबल नॉन आदिवासी नहीं ले सकता। यहां तक कि आपका ये पिरामिड जजमेंट कह रहा है कि शेड्यूल्ड एरिया के अंदर नॉन ट्राइबल की जमीन भी नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकता। जिस जमीन पर नॉन ट्राइबल बैठा हुआ है, जिस जमीन पर नॉन ट्राइबल बैठा हुआ है वो जमीन भी नॉन ट्राइबल को हस्तांतरित ट्रांसफर नहीं हो सकती। अर्थात उस जमीन का मालिकत्व मात्र और मात्र आदिवासी के पास में, ना आदिवासी ओनर है इसका। इसके बावजूद क्या हो रहा है, इतना सब कुछ होते हुए भी क्या हो रहा है, आदिवासी की जमीन संविधान का उल्लंघन करके, आपका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन करके खरीदी जा रही है। हर प्रावधान के अंदर इन लोगों ने खिड़कियां रखी, हर विशेषाधिकार, हर प्रोविजन के अंदर उन्होंने खिड़की रखा। और आज तो हमारे हक अधिकार छलनी के समान हो गए। एम्प्लॉयमेंट की बात, आरक्षण की बात, जिस दिन से निजीकरण आया 91-92 में, तब से आरक्षण खत्म होते होते अब तो खत्म ही हो गया। 50-60 तो रेलवे की प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेल चल रही है। अभी LIC बेच दिया। समस्याओं पर मैं नहीं जाना चाहता, खाली रेफरेंस है। उन परिस्थिति में हम लोग क्या करें, इस संदर्भ में देखा जाए तो ये कंपनी बनाने का फैसला लिया, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। हम हमारे तरीके से हमारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट कैसे करें। आज तो देश भर में, मैं हमारे इलाके में बोलता हूं, हमारे भीलपट्टी में, जिसको हम भील प्रदेश कहते हैं, एक जमाना था जब आदिवासी लोगों को ये हुक्मरान लोग हैं जो राजसत्ता में बैठे हुए राजतंत्र वाले लोग हैं, वो तालाब बनाने के लिए बुलाते थे, नहीं जाते थे। अर्थात हमारे लोग आत्मनिर्भर थे, पेट पालन के मामले में आत्मनिर्भर थे। आज हालात यह हो गया कि बड़े बड़े शहरों में मुर्गियों के समान, बकरों के समान हमारे आदिवासियों की मंडियां लगती है। वहां लोग मोल भाग करके ले जाते हैं हमारे लोगों को, मजदूरों को। आपको मालूम है, बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए, मंडियां लग रही है लोगों की, जानवरों के समान। और तो और कितनी गंभीर बात है मेरे भाइयों, आदमी की तो मोल भाग करके ले जाते हैं, उसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन औरत के साथ क्या होता होगा, हमारी बहन बेटी के साथ क्या होता होगा, ये थोड़ा सोचिए। इसलिए आत्मनिर्भर कम्युनिटी हमें बनाना है तो हमारे पैरों पर खड़ा होकर के हमें एम्प्लॉयमेंट का इस देश में सोचा जाना चाहिए। इसके मामले में आप
आप लोगों ने ये जो प्रयास किया है काबिले तारीफ है। अब एक महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में कोई नहीं बोलना चाहता, जो भी बोलना चाहता है उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है पॉलिटिकल का। राज्यपाल पॉलिटिकल फील्ड से आता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वही पॉलिटिकल लोगों की होती है, और वही पॉलिटिकल लोग कौन होते हैं? जो आधे अंधभक्त होते हैं, आधे अज्ञानी होते हैं, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। एक भी बुद्धिजीवी आदमी को पॉलिटिकल लोग हैं, वो आपका हाईकमांड है, वो उनको टिकट नहीं देता। जब बुद्धिजीवी नहीं जाएगा, और आज की तारीख में नौकरशाह लोग हैं, वही ज्यादा बुद्धिजीवी है, अब उनके ऊपर राज कौन कर रहा है? वही अज्ञानी बुद्धिजीवी, आपका आधा बुद्धि वाला वो इसको चलाता है। कैसे रोका जाए ये बात को, कैसे इसको काउंटर किया जाए? उसके लिए हम लोगों को सोचना होगा। नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनको बकायदा प्रशिक्षित करके उनको आगे बढ़ाना होगा, तब जाकर के आपका हाईकमांड निर्देशित पॉलिटिकल लोग हैं उनको काउंटर किया जा सकता है, और आदिवासी निर्देशित पॉलिटिकल आपका टीएससी में भी जाएंगे, और भविष्य में राज्यपाल भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, तब जाके हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। और इस क्षेत्र में पूरे देश भर में हमने हमारे जिले में सफलता हासिल की। आदिवासियों ने सिलेक्शन किया 4 राजनेताओं का हमारे जिले में, उसमें से 2 हमने जिता करके भेज दिए जयपुर, और आज धड़ाधड़ बोल रहे हैं, तो आपके बीच में बैठा हुआ अभी ऐसे सवाल खड़े कर रहे। सबसे ज्यादा सवाल हमने हाईकमांड बन करके, आदिवासियों ने हाईकमांड बन करके सेलेक्ट करके भेजे, उन्हीं आदमियों ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए विधानसभा में, और ऐसे सवाल खड़े किए आज तक कांग्रेस भाजपा के बोबड़े थे वो भी बोलने लग गए। बोबड़े का मतलब समझे? वो भी बोलने लग गए। ये प्रयोग हुआ, वो प्रयोग आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और, जी 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 सर को पूरा पढ़ने दिया जाए। अच्छा बोल रहा सर। एक चीज और, एक भाई ने बताया कि आदिवासियों के असीमित अधिकार है। असीमित अधिकार, बिल्कुल हम इस देश के मालिक हैं, ऑनर है, मालिकत्व हासिल है, तो हम लोगों को अधिकार बिल्कुल होना चाहिए, और है। लेकिन थोड़ा सा ये सोचिए, जब आप धर्म के क्षेत्र में जाते हैं तो किसी के गुलाम हो जाते हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र में जाते हैं तो किसी के गुलाम हो जाते हैं, और इनके बगैर काम चलता ही नहीं है। तो आपकी स्वतंत्रता ही नहीं है। आप किसी के हाथ के नीचे काम करोगे तो आपके स्पेशल राइट्स का क्या होगा? इस देश में सभी लोगों को राइट्स है, हमको प्रिविलेज है, और वो प्रिविलेज तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक आपकी 100% आजादी हो। और इन 2 सेक्टर के अंदर आपकी आजादी के लिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह बात यहां बोलना उचित नहीं। हम लोग पंचमढ़ी में आने वाले जून में हम प्रशिक्षण रख रहे हैं इसी विषय पर, और इस प्रशिक्षण में कम से कम 5.5 घंटा मैं अकेला बोलूंगा। यही बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भारत, जय गौरव।